जहां पे आप 18वें चैप्टर को वाइंड अप कर रहे हैं, लेक्चर चौथा लेक्चर बना के रिफंड असेसमेंट रिकवरी ऑफ टैक्स। ये असल में डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स टैक्स चैप्टर नंबर 18 का आखिरी पार्ट है। इसके अंदर जो बातें आपने पढ़नी वो सारी की सारी फिर मैं बावर कराता चलूं कि ये सारी बातें जो लिखी हुई है ना यहाँ पे, दैट इज बीइंग रिटन इन एन इजीएस्ट इंग्लिश, दैट इज नॉट रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ एग्जैक्टली जो लॉ की लैंग्वेज है। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अगर कोई बच्चा, देखिए स्लाइड में तो हमने ही करना होता है, बात समझानी होती है। कोई बच्चा कहता नहीं मैं पेपर में सही पूरा पूरा एग्जैक्ट लॉ लिखना चाहता हूं, तो उसको मैं कहूंगा कि वो कॉन्सेप्ट ले लो और किताब से रिव्यू कर लो। लेकिन मैं उन एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूं जो आम तौर पे लिखने में कितना लिख सकते हैं, मैंने उसके मुताबिक ये नोट्स रखे। सबसे पहले देखिए रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, सॉरी इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स का रिफंड। देखिए एक तो आपको रिफंड मिलता है किसका, एक्सपोर्ट या जीरो रेट का। तो इसके अंदर कहा जाता है कि इफ द इनपुट टैक्स पेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑन टैक्सेबल परचेजेस मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड एक्सीडिंग द आउटपुट ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रिलेटेड टू लोकल आर एक्सपोर्ट। देखिए जब आप कोई एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें दो तरह की चीजें इस्तेमाल होंगी। कौन कौन सी? एक वो जो बरामद करने के लिए इनपुट मुकामी तौर पे तैयार हुआ है, जिसको यहाँ पे क्या कहा गया है, लोकल, यानी आपने उर्दू में लोकल कहा और अंग्रेजी में क्या कहा, मुकामी तौर पर। या दूसरी तौर में आपने क्या किया, उसको आपने उसको दरामद किया हुआ है, इंपोर्ट भी किया हो सकता है, ठीक है ना। तो दोनों तरह की सप्लाई आपने यूज की होगी। तो वो कहते हैं कि मेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड द एक्सेस अमाउंट, एक्सेस अमाउंट क्या है, इजाफी रकम ऑफ इनपुट टैक्स शैल बी रिफंडेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन नॉट लेटर देन 45 डेज ऑफ फाइलिंग द रिफंड क्लेम। तो रिफंड क्लेम के सबमिट होने के 45 दिन के अंदर अंदर आपको ये मिल जाए। क्लियर जी? अच्छा, जीरो रेटिंग में दो तरह की सप्लाई होंगी। एक वो सप्लाई होंगी जो कि आपने जहाज जा रहा था मुल्क से बाहर, उसको टिश्यू पेपर के डब्बे सप्लाई कर दिए, एक ये होंगे। और एक कौन से होंगे, जो आपने एक्सपोर्ट किए होंगे, ठीक है। हाँ, उसके बनाने में दो तरह की सप्लाई लगी होगी, लोकल भी और इंपोर्टेड भी। लेकिन आपने दो तरह की सप्लाई की होगी। इन दो तरह की सप्लाईज को जो भी रिफंड आप क्लेम करेंगे कितने दिन में मिल जाएगा, 45 दिन में मिल जाएगा, जो असाफी रकम होगी। अच्छा, अदर देन द जीरो रेट, अदर देन द जीरो रेट, इसका मतलब है कौन सी सप्लाई की बात हो रही है, टैक्सेबल की। इन केस ऑफ एक्सेस इनपुट टैक्स अगेंस्ट सप्लाईज ऑन टैक्सेबल सेल्स सच एज excess input tax may be carried forward to the next tax period। अच्छा, तो जो आपने जीरो रेट के लिए की वो आपको क्या मिल जाएगी, रिफंड। और जो उसके अलावा आपने की होगी टैक्सेबल के लिए, उसका क्या होगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी अगले टेन्योर के लिए। ठीक होगी बात? अच्छा, अब बच्चों प्रोसीजर इज टू बी सेट बाय द बोर्ड। तो एक लंबी कहानी लिखी हुई थी, the board has स्वाबीदी इख्तियारात और then and that। तो मैं सिंपल इतना लिखा है कि पेपर में ही लिखा जा सकता है, प्रोसीजर इज सेट बाय द बोर्ड एंड कैन चेंज एज वेल। तो प्रोसीजर बना भी सकता है और चेंज भी कर सकता है, बनती ही बात है। क्लियर बच्चों? तो जीरो रेट हो गया, अदर देन जीरो रेट हो गया, और प्रोसीजर की बात होगी। ये तीन बातें इसके अंदर लिखी है किताब में। मैंने तीनों को ऐसे किया जैसे कायदा नहीं पढ़ाते कि कोई शहर रह ना जाए, कोई शहर रह ना जाए। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब आगे बात, द बोर्ड मे डायरेक्ट दैट रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स अगेंस्ट द एक्सपोर्ट बी पेड एट रेट स्पेसिफाइड इन द सेड नोटिफिकेशन अलॉन्ग विद द ड्रॉबैक ड्यूटी। अच्छा, ड्रॉबैक ड्यूटी क्या होती है? कहते हैं कि बात ऐसी बातें होती है जिसके अंदर आपने कस्टम ड्यूटीज, टैक्स, फी ऑन इंपोर्टेड आइटम जो है वो क्या होती है, अभी
देनी होती हैं या वो इन्वॉल्व होती हैं। इंपोर्ट यानी आप समझ लीजिए इंपोर्ट या अदर ड्यूटीज इन्वॉल्व होती हैं। तो वो कहता है कि बोर्ड में डायरेक्ट टू रिफंड द इनपुट टैक्स अगेंस्ट द एक्सपोर्ट बी पेड एट द रेट स्पेसिफाइड, जो भी रेट है उसके अंदर वो अलाउ कर देता है, ऑर्डर कर देता है कि ये पे कर दिए जाए। सेट नोटिफिकेशन अलॉन्ग विद द ड्रॉबैक ड्यूटीज के, जो ड्रॉबैक ड्यूटीज है उनके साथ, क्योंकि आपने जब मटेरियल मंगवाया होगा, मैंने अभी बात की थी, कुछ लोकल होगा और कुछ इंपोर्टेड होगा। तो जो इंपोर्टेड होगा उसके लिए आपने इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह भी दी होंगी, तो वो रिफंड के साथ आ जाएंगी। उनको आपने क्या कह दिया, ड्रॉबैक। तो लोकल होगी तो जाहिर है इनपुट टैक्स बन गया, और अगर बाहर से आई है तो फिर ड्रॉबैक। अच्छा, इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स, डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी पेएबल, यानी हो सकता है कि आपने भी कुछ देना उनका। द इनपुट टैक्स शेल बी रिफंडेड आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ सच अमाउंट, कि अगर आपकी तरफ से कुछ रहता होगा तो क्या किया जाएगा, उसको एडजस्टमेंट करके दी जाएगी। ठीक है, तो एडजस्टमेंट का मतलब दोनों हो सकते हैं, हो सकता है आपने दिया हो और हो सकता है कि आपका उनकी तरफ कुछ निकलता है, दोनों चीज। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब ये हो गई जी आपकी इनपुट टैक्स। अब कहता है कि वेयर इट इज क्लियर दैट अ पर्सन हैज क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट वाज नॉट एडमिसिबल। अच्छा, ऐसी भी जरूरत हो सकती है कि इट इज क्लियर दैट अ पर्सन हैज क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट वाज नॉट एडमिसिबल टू हिम। कब? एक्शन अगेंस्ट हिम शैल बी कंप्लीटेड विद इन 60 डेज, कि अगर ये एडमिसिबल नहीं है तो आपको मिल नहीं रहा, लेकिन परेशान नहीं होना, 60 दिन के अंदर बात क्लियर हो जाएगी। हियरिंग, योर रिप्लाई, उनका रिप्लाई, 60 दिन में प्रोसीजर पूरा। These days can be expanded up to 120 दिन और आ सकते हैं। Shall be granted by the additional commissioner or above rank, तो इससे ज्यादा भी कर सकता है। ठीक है जी। ऑन योर रिक्वेस्ट, अगर आप रिप्लाई करने में आपका वकील या आपका टैक्स कंसल्टेंट डिले कर रहा है तो यू कैन डिमांड 120 डेज और बोर्ड तो जाएगा 120 दिन में खत्म हो, फाइल वाइंड अप करें और निकलते बने, लेकिन रिफंड आपको चाहिए ना, तो आप तो चाहेंगे कि बहस लंबी जाए। अच्छा, फर्दर एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इज पॉसिबल बट नॉट मोर देन 9 मंथ, यानी फर्दर एक्सटेंशन भी हो सकती है लेकिन बहरहाल 9 महीने से ऊपर नहीं जाएगी। क्लियर जी? तो इसका मतलब है ये हमने बातें की, जीरो रेट टैक्स की, उसके अलावा अदर देन टैक्सेबल की, फिर उसका प्रोसीजर की बात की, और फिर हमने ये कहा कि अगर आपके कोई क्या है ड्रॉबैक ड्यूटीज है तो वो उसमें इंक्लूड हो सकती हैं, और अगर आपकी तरफ से कोई एडजस्टमेंट है तो वो करके आपको पे बैक मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो प्रोसीजर 60 दिन का एक्सटेंशन मिल सकती है 120 दिन, और एक्सट्रीम केसेस में 9 मंथ तक की जा सकता है, लेकिन 9 से ज्यादा की लॉ में इजाजत नहीं। अच्छा, असेसमेंट ऑफ टैक्स कैन बी मेड बाय OIR, क्या? ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू। ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू खुद असेसमेंट कर सकता है। देखिए, आप अपने लिए असेसमेंट खुद करते हैं, आमतौर पर ये होता है, लेकिन नामुसीद हालात में OIR मजबूर हो जाता है कि आप सही नहीं कर रहे, तो फिर वो बोलेगा, वो असेसमेंट करेगा। क्या हाल है? तो कहता है अगर पर्सन नाकाम हो जाए अपनी रिटर्न फाइल करने में, तो कब करेगा? जब बंदा अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, या रिटर्न फाइल कर रहा है लेकिन अमाउंट जो शो कर रहा है वो एक्चुअल से कम पे, या सम मिसकैलकुलेशन और एरर नजर आ रहे हैं, यानी डिस्क्रिपेंसीज नजर आ रही। तो इन तीनों कंडीशन में असेसमेंट की जो पावर है वो OIR के पास जा सकती है, ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू के पास। तो ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू शेल सर्व अ नोटिस टू शो काज टू सच पर्सन, यानी जब उसके सामने ही आएगा तो सबसे पहले वो एक शो काज नोटिस देगा। After this, the officer shall make an order for assessment of tax. तो इसके बाद वो एक order of assessment of tax issue करेगा,
एंड इंक्लूडिंग इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, जिसके अंदर पेनल्टी भी शामिल है एंड डिफॉल्ट सरचार्ज भी शामिल है। पेनल्टी भी शामिल है और डिफॉल्ट सरचार्ज भी शामिल है, दोनों चीजें हो सकती है। क्लियर जी? जाहिर बात है आपने अब असेसमेंट नहीं की तो कुछ ना कुछ डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी इसमें आएगी। अच्छा जी, और ये हाथ किसका है? ये कमिश्नर का हाथ है, छोटा है, और ये आपकी एक्टिविटीज पे देखिए उसने नजर रखी हुई है। ऐसे होता है ना जब घर में आप मोबाइल लेके बैठे होते, अम्मी अब्बू देख रहे होते, अच्छा देख रहे। अच्छा बच्चों, वेयर एनी रीजन फाउंड दैट ही हैज नॉट पेड टैक्स ड्यू ऑन सप्लाईज मेड बाय हिम, कोई टैक्स उसने नहीं दिया, या ही हैज मेड शॉर्ट पेमेंट शॉर्ट की है, हैज क्लेम इनपुट टैक्स रिफंड विच इज नॉट एडमिसिबल, ऐसा कुछ कर दिया उसने। आफ्टर द असेसमेंट ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू गिव अ नोटिस फॉर शो कास्ट, तो वो शो कास्ट का नोटिस दे सकता है इस केस में। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? दिस कैन बी डन विद इन 5 ईयर ऑफ एंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, ये वाला जो था ना यहां तक, ये वो वाला था जो आम तौर पे बंदा पकड़ा गया, रिटर्न दी नहीं या रिटर्न देता है जानबूझ के कम दे देता है वगैरह वगैरह, कुछ ऐसी सूरतें जो करंट कंडीशन लग रही थी। लेकिन ये वाला जो आगे लिखा है ना, ये इस सेंस में लिखा है कि अगर आप एक रिटर्न फाइल कर देते हैं, साल गुजर जाता है, अगला साल गुजर जाता है, बेफिक्र होके ना बैठ जाना, उसके इख्तियारात कहां तक हैं? 5 साल तक भी उसकी नजर पड़ गई ना कि आपने कुछ गलत किया हुआ है, तो वो पकड़ दकड़ आपको पड़ सकती है। हाँ, अलबत्ता नोटिस देने के बाद ये नहीं कि वो सीधी आपको पेनल्टी इंपोज करे और आपकी सस्पेंड करके दे दे, वो आपको ऐसी सूरत में एक अपॉर्चुनिटी देगा। किस चीज की? आपका बयान सुनने की कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। एंड असेसमेंट ऑर्डर शैल बी मेड विद इन 120 days ऑफ इशुएंस ऑफ शो कास्ट नोटिस। शो कास्ट नोटिस के 120 दिन के अंदर अंदर, यानी 4 महीने के अंदर अंदर असेसमेंट ऑर्डर आ जाएगा। फर्दर एक्सटेंशन हो सकती है बट नॉट मोर देन 90 days। अब ये एक्सटेंशन 90 days से ऊपर नहीं जा सकती। क्लियर जी? अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर इन केस आपका जो आपने जो रिफंड क्लेम किया है वो आपको नहीं मिला, तो उसकी 60 दिन में सुनवाई हो जाएगी, उसमें 120 दिन मिलेंगे और फिर 9 महीने तक मैक्सिमम जा सकता है। लेकिन अगर आप पकड़े गए हैं कि आपने रिटर्न फाइल नहीं की, खर्चा टैक्स पूरा नहीं दिया, या आपकी अनोमलीज निकली है, डिस्क्रिपेंसीज निकली है, तो ऐसी सूरत में आपको क्या किया जाएगा? 5 साल तक ये नजर आ गया तो एक नोटिस आ जाएगा, आपको सुना जाएगा, लेकिन उस सूरत में 120 दिन के अंदर असेसमेंट हो जाएगी। फिर आपको 9 महीने नहीं, ज्यादा से ज्यादा कितने मिल सकेंगे? 120 के बाद फर्दर एक्सटेंशन, यानी 120 जमा 90, 210 दिन तक मामला जा सकता है। दोनों मिला के 210 दिन तक मामला जा सकता है। क्लियर? जिसमें 90 डेज की पहली बार और उसके बाद 120 दिन की पहली बार और फिर 90 डेज की दूसरी एक्सटेंडेड बार। अच्छा बच्चों, रिकवरी ऑफ शॉर्ट पेड अमाउंट विदाउट नोटिस। अच्छा, वेयर अ पर्सन पेज अमाउंट ऑफ टैक्स लेस देन द टैक्स इंडिकेटेड इन हिज रिटर्न, the short paid amount of a tax along with default surcharge shall be recovered from such person by stopping removal of goods from his business and premises through attachment of his business bank account without giving him show cause notice. However, show cause notice shall be required for imposition of penalty. कि अगर ये बंदा बहुत ही बड़ा कुछ मामला गड़बड़ कर रहा है और इसके बाद भी, यानी इसको इंटीमेट किया गया होगा लेकिन इंटीमेट नहीं किया गया, और फिर भी शो काज जो है वो उसको देखा गया कि गड़बड़ कर रहा है, तो फिर क्या किया जा सकता है? उसका कारोबार स्टॉप किया जा सकता है। ये वो लोग हैं जो ज्यादातर ब्लैक लिस्ट हो चुके होते हैं, कई दफा पिछले वाले प्रोसीजर से गुजर चुके होते हैं, यानी इनके कई दफा रिटर्न्स पकड़ी जा चुकी होती हैं और उन रिटर्न्स पे रिकवरी नहीं हुई होती, और वो फिर देख लेते हैं कि बार बार वायलेशन कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होता है?
वो जाके उसके कारोबार को स्टॉप कर देते, रोक देते और जाके उसका बैंक अकाउंट भी अपने साथ अटैच कर लेते, अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट, यानी उसका पूरा रिकॉर्ड ले लेते और जाके वहां से रिकवरी कर लेते हैं, उसका माल भी कस्टडी में ले लेते हैं, पैसे दो और ले लो। अच्छा, तो ऐसी सूरत में देखिए वो सीधा खड़ा कर लेते हैं मालिक, हैंड्स अप। थोड़ा ज्यादा हो गया लेकिन बहरहाल ये है हाँ, टैक्स चोरी करके है ना। तो कहता है इफ रजिस्टर्ड पर्सन पे लेस अमाउंट ऑफ टैक्स देन डिक्लेयर इन रिटर्न, underpaid amount of tax shall be recovered from such person with default surcharge, ठीक है, by preventing of any good from his business premises, closing business। तो उसके बिजनेस की जगह पे पहुंच जाते हैं, कारोबार को क्लोज कर देते हैं, बैंक अकाउंट को अटैच कर लेते हैं और उससे जबरदस्ती ये पैसा और पेनल्टी वसूल की जाती है। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम? माहौल अच्छा लगा आपको? पूरे का पूरा माहौल हमने दिखा दिया आपको। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आके ये जब